नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करते हैं कक्षा 11वीं भूगोल का और यूनिट 3 का है। टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो धरातल है, भूपटल जो है वो गत्यात्मक अवस्थिति में है। मतलब गत्यात्मक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अनाच्छादन की जो प्रक्रियाएं चालू रहती हैं। अनाच्छादन को भी हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है। कुल मिला के ये जो अध्याय है इसमें हम जो शब्दावली का हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको डील करेंगे, उसके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो ये जो धरातल जो हमें दिखता है, जहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये जो अपने जो अस्तित्व के बाद से अब तक हमेशा गतिशील रही है। जी हाँ, जैसे कि पर्वत जो है, चाहे हम एग्जाम्पल ले लें, हम बात कर लें भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात कर लें, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन है और इसका लगातार क्या हुआ है, अनाच्छादन हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है अपेक्षाकृत कम हो गई है क्योंकि ये पठारी आकृति में आ गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो जितने भी धरातल में अवस्थिति जो स्थलाकृति हैं उसका अपर्दन होता आया है एवं इसके पीछे दो कारण रहे, अंतर्जनित और बहिर्जनित। चलिए देखते हैं कि टाइप्स आप क्या इसके अंतर्गत देखते हैं कि स्थल रूपों में प्रभावित करने वाले बल, ये जो बल है जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कोटेशन देख लेते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है। तो देखिए, धरातल के पदार्थों पर, धरातल के जो भी पदार्थ हैं, चट्टान है, मिट्टी है, पर्वत, मैदान, जो भी पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा जो भी धरातल के ऊपर जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी बल काम करती हैं वह बहिर्जनित के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत नदी हो गई, हिमानी हो गई, वायु हो गई, इनके द्वारा जो लगातार अपर्दन किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है, तो ये बहिर्जनित के अंतर्गत आएगा। अंतर्जनित के अंतर्गत देखते हैं कि धरातल के नीचे जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, इसकी जो गतिविधियाँ संचालित होती हैं उससे भी धरातल के पदार्थों को इफेक्ट करता है, धरातल के पदार्थों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखते हैं धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण, देखिए भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के जरिए क्या भौतिक विन्यास में परिवर्तन आता है, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भौतिक जो विन्यास है उसका, उसमें परिवर्तन आता है। हम बोल सकते हैं कि धरातल में जितने भी उपस्थित पदार्थ हैं उन पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों के जरिए उनका जो भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आता है और यही जो परिवर्तन को ही हम भौतिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से अंतर्जनित और बहिर्जनित बल हैं। तो अब देखते हैं स्थल रूपों में प्रभावित करने वाले जो बल कौन कौन से काम आते हैं। तो देखते हैं, बल एनर्जी की बात कर रहा है, ऊर्जा की बात कर रहा है। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है वह लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपने अक्ष पर भी परिघूर्णन कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ ऊर्जा है। जी हाँ, सूर्य और चंद्रमा का जो परिपथ है, सूर्य और हमारा जो पृथ्वी का जो परिपथ है वह एक एनर्जेटिक है। मतलब हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय या ज्वारीय बल के कारण वह लगातार अपने पिंड में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्थल रूप में भी प्रभावित बल हैं। तो देखते हैं बहिर्जनित और अंतर्जनित। बहिर्जनित में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अनाच्छादन, अनाच्छादन में अपक्षय और क्या आता है, अपर्दन आता है ना, उसको डिस्कस करेंगे। अंतर्जनित देखिए, अंतर्जनित में पटल विरूपणी आता है, पटल विरूपणी और आकस्मिक आता है, जिसके अंतर्गत देखें भूकंप या ज्वालामुखी। तो पटल विरूपणी वे बल होते हैं जो धीमी गति से क्रिया करते हैं, मतलब हजारों वर्षों लग जाते हैं। अगर देखें कि वलन है, वलन जो है जिसके कारण हमारा जो पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। जी हाँ, नवीन वलित पर्वत है, वलित शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखा गया है कि चट्टानों पर दबाव के कारण या संकुचन के कारण जब फोल्ड पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है, तो उसको वलन कहते हैं। तो ये जो वलन की जो क्रियाएं होती हैं वो पटल विरूपणी के अंतर्गत आता है, जो बहुत अधिक धीमी गति से संचालित होती है, धीमी गति से होती है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा आकस्मिक, देखते हैं तीव्र गति से, जिसके आने का अंदेशा नहीं होता, अचानक आ जाता है। हाँ, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गए। क्यों भूकंप ज्वालामुखी हर क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि
जो धरातल की जो बनावट के ऊपर ज्वालामुखी भूकंप डिपेंड करता है। जैसे कि कहीं पर डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, काफ़ी जल भराव है वहाँ पर, है ना। और जल भराव होने के कारण क्या होता है, जली भार अधिक होगा वहाँ पर, और वहाँ की जो स्थलाकृति है या बोल सकते हैं या स्थल भाग है काफ़ी अधिक भारी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है ना। इसको हम आगे टॉपिक में भी पढ़ेंगे भूकंप क्यों आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी जो है आकस्मिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें हम देखते हैं कि यह सभी जगह नहीं आएगा, कुछ कारण परिस्थिति के अनुरूप ही भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। जैसे कि परिप्रशांत पेटी जो है उस क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेट जो है अपेक्षाकृत क्या है आपका विनाशात्मक रूप में है प्लेट, है ना। तो हम प्लेट को तो अध्ययन कर चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक में, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। हम देखें अगला पटल निरूपणी के अंतर्गत देखते हैं कि महादेश जनक बल, है ना। महादेश जनक बल के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है, या स्थल भाग का हम बोल सकते हैं कि द्वीप का निर्माण होता है ना। महादेश जनक में, जी हाँ, महादेश जनक में हम लोग बल आता है, इसके अंतर्गत आता है उन्मंजन और निमंजन, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस। तो इसमें हम देखते हैं उन्मंजन और निमंजन जब धरातल का वलन के कारण या संपीड़न के कारण धरातल का ऊपर उठ जाना, जी हाँ, ऊपर उठ जाना कहलाता है उन्मंजन, है ना। जैसे कि नाम से क्लियर है, उन्मंजन उठा हुआ भाग, है ना। इसमें क्या होता है कि धरातल का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, उन्मंजन की क्रिया वहाँ होती है ना। महादेश जनक बल काम करता है, तो उन्मंजन क्रिया के अंतर्गत धरातल का ऊपर उठ जाना, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण होंगे, संपीड़न के कारण होगा, है ना। संपीड़न होगा, दबाव होगा, तो ये जो स्थल भाग है वह ऊपर उठ जाता है, तो इसको उन्मंजन कहते हैं। क्लियर, देखिएगा, धरातल का या चट्टानों का ऊपर उठ जाना उन्मंजन कहलाता है, जिससे महाद्वीप या महासागर या बोल सकते हैं द्वीप की रचना होती है, तो उन्मंजन हो गया। जब धरातल का या चट्टानों का या किसी स्थल भाग का या भूपटल का या भूप्रपटी का क्या होना, नीचे धंस जाना, निमंजन कहलाता है। निम्न मतलब नीचे की ओर धंस जाना, नीचे की ओर धसकना, नीचे की ओर जमावित होना, तो ये निमंजन कहलाता है। तो हम देखते हैं भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें शब्दावली, हर विषय की अलग अलग विशेषता होती है। जब आप एक्सप्लेन करें, लिखें, तो भूगोल का जो शब्दावली का बिल्कुल चयन करें, है ना। आप तो नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हैं कि धरातल का नीचे धसक जाना, नीचे चले जाना, ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे तो थोड़ा ऑथेंटिक ना हो, मगर आप कोशिश करिएगा कि ज्योग्राफिकल शब्द का प्रयोग करें कि धरातल का निमंजन हो जाना, कितना ऑथेंटिक लग रहा है। पेपर चेक करने वाला भी नंबर अधिक देगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो गया आपका अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस के बाद हम देखते हैं पर्वत बल। पर्वत बल के अंतर्गत देखते हैं कि तनाव और संपीड़न। तनाव और संपीड़न के अंतर्गत देखा गया है कि तनाव में हम अगर दो रस्सी, एक रस्सी मतलब समझ लीजिए कि अगर रस्सी को हम खींच रहे हैं दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड से मैं खींचा, इस साइड से और इस साइड से, तो ये जो क्या होगा, तनाव होगा, उसमें आएगा टेंशन आएगा, तनाव आएगा, है ना। तनाव के परिणाम से क्या होगा, दरार, भ्रंश पड़ जाता है, तो इससे भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। हम देखें संपीड़न, संपीड़न भी एक फोर्सेस है जिसके जरिए कोई स्थल भाग आपस में संपीड़ित होती है। संपीड़ित होने, दो स्थल चट्टान है, समझ लीजिए, मेरे ये क्लैपिंग करना है, मुझे ताली बजाना है ना। तो ये हाथ हुआ और ये हाथ है, जब मैं दोनों को संपीड़ित, मैं दोनों को पास लाऊंगा, तब ये क्या होगा, संपीड़ित के अंतर्गत आएगा। चट्टान में भी ऐसे ही होता है, चट्टान जब आपस में टकराते हैं, संपीड़ित होते हैं, तो क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा का परिसंचार होता है। ऊर्जा के कारण क्या होता है, संपीड़न कारण ही वलन होता है। तो याद रखिएगा, संपीड़न के कारण, कंप्रेशन के कारण ही वलन आता है, और तनाव के कारण भ्रंशन आता है, दरार आता है। तो ये जब टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए हम देखेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो बल हैं, ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं को निष्पादित करती है, संचालित करती है, जिससे स्थल भाग में बहुत बदलाव आते हैं, स्थल भाग में परिवर्तन आते हैं। अगर आप देखें कोई स्थल भाग है जिसे आप तो ना नहीं कहा जा सकता, मगर देखें कि 1000 ईस्वी में वह स्थल भाग कुछ अलग था, कुछ और था, मगर अब की स्थिति में 1000 साल बाद देखेंगे उस स्थल भाग का कायाकल्प हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है।
है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई नदी है जो बहुत अधिक अपर्दित करते जा रहा है स्थल भाग को, है ना, और वी आकार का शेप बन जाता है। वी आकार का शेप जब बन जाता है तो और उसको अपर्दन अधिक करता है तो कैनियन बन जाता है, फिर गार्ज बन जाता है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे नदी अपर्दन में, तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से नदी समय के अनुरूप, है ना, समय जिस तरह से बढ़ती है आगे उसी तरह से वो अपन लगातार बिना रुके अपर्दन कार्य करता आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने भी बहिर्जनित जो भी अपर्दन कारक जो है, हिमानी है, हिमनद है, ये क्या करते हैं, स्थल रूप को समतुल करते हैं, समान करते हैं, है ना, सी लेवल में लाने का प्रयास करते हैं, अपर्दन करते हैं, निक्षेपण करते हैं, परिवहन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, हम ये फोर्सेस को यहाँ पर जानेंगे कि ये फोर्सेस है क्या, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछ देता है पटल विरूपणी क्या है, अंतर्जात बल क्या है, अपक्षय क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें देखते हैं अंतर्जात प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अंतर्जात जो बल है, अंतर्जात बल के अंतर्गत देखते हैं कि जो धरातल के अंदर या पृथ्वी में जो व्याप्त जो उष्मा है या ऊर्जा है उसके जरिए निष्पादित होता है। हम किस प्रकार का बल कह सकते हैं, चलिए गुरुत्वाकर्षण की बल हो गया, या ज्वारी बल हो गया, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है तो उसका भी बल एक काम करता है। हाँ, पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति भी होती है जो लगातार इसे आगे की ओर बढ़ाती जाती है। जी हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि धरातल के अंदर हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे 1000 किलोमीटर के अंदर अब देखें धरातल के नीचे तो चट्टानों का पिघला अवस्था है, तप्त अवस्था में, है ना, जो उष्मा है वह क्या करेगा, काफ़ी अधिक प्रेशर है अंदर, है ना। हम देखते हैं कि जो चट्टान है वो काफ़ी अधिक तप्त अवस्था में होगी, है ना, और वहाँ पर गैस भी होंगे, है ना। जो उष्मा अवस्था की बात करें तो हम देखते हैं कि रेडियोधर्मी प्रक्रियाएं वहीं संचालित होती, वहीं निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, है ना। हम देखते हैं प्रश्न आता है कि अंतर्जनित प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती हैं, कैसी होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव जो तत्व है उसके जरिए भी संचालित होते हैं। जैसे कि भूकंप आने वाला होता है, भूकंप जब आने वाला होता है तो यहाँ पर जो सुअर है या हाथी है, जितने भी जानवर हैं, उन्हें पहले आभास हो जाता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का वेव्स भी देखते हैं। जी हाँ, हम देख सकते हैं तरंगे की बात करें, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के धरातली तरंगे। ये जो वेव्स जो होती हैं इनके साथ कुछ भूकंप के बाद एक विशेष प्रकार रेडान जो गैस है, रेडान का तरंग का उत्सर्जन होता है, जो एनिमल्स है, जानवर है, उनको पहले आभास हो जाता है। इस कारण वो पहले से वो भागने का प्रयास करते हैं, है ना, या अपने जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व जो है या घूर्णन गति जो है, ज्वारी घर्षण जो है, या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो उष्मा है, ये अंतर्जनित प्रक्रियाओं में कार्य करते हैं। अंतर्जनित जो प्रक्रियाएं होती हैं वह इसकी ही एक कारण हो सकती है। हम तो बोल सकते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण है, एक कारण तो होगा, मगर इसके अलावा भी इन कारण के जरिए अंतर्जनित प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। जी हाँ, ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, है ना। हम देखें कि बहुत सारी जो अंतर्जनित प्रक्रिया हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, बैथोलिक, फेकोलिक, लेपोलिक, जो स्थलाकृति का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि धरातल के अंदर भी स्थलाकृति का निर्माण लगातार जारी है ना। हम देख सकते हैं कि आगे देखते हैं धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होती है। धरातल में जो मौजूद है, भूपटल में जो मौजूद स्थलाकृति है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए, जैसे कि नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो ढाल के अनुरूप वह आगे बढ़ती है। वो ढाल के अनुरूप क्यों बढ़ेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की ओर जाती है। परिणाम स्वरूप क्या, पर्वत में जो भी वो आच्छादित की हुई है, अपर्दन की हुई है, सब निक्षेपों को आगे बहाते लेके जाती रहती है। तो एक कारण सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, इसके अलावा आणविक बल भी होगा जो उस कणों के आपस में होगा। आणविक बल से भी प्रभावित होता है, जैसे कि तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई चट्टान है उसमें तापमान में परिवर्तन, परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, अपर्दन होगा। जी ध्रुवीय क्षेत्र में तापीय परिवर्तन कम होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापीय परिवर्तन अधिक होता है, अधिक अपर्दन होगा, है ना। क्योंकि कोई चट्टान है वह उसे दिन भर
कम से कम 12 घंटे उसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, सूर्य तप मिल रहा है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, वह उसकी जो संगठन है कमज़ोर हो जाएगी और वह विखंडित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी हम देखें कि तापीय परिवर्तन भी किसी चट्टान को विघटित करने के पीछे एक कारण है ना, स्थलाकृति को प्रभावित करने के पीछे भी उसका कारण है ना। हम देखें, अब देखें इसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिस्टलन है या पिघलन के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो विलय होता है ना, बहुत सारी चट्टानों में जो चूना युक्त चट्टान होता है उसमें जल जैसे ही पहुंचता है तो उसमें जल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे क्रिया करता है, विलय हो जाता है। अगर देखिए कि कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर नमक है, मतलब नमकीय बोल सकते हैं उसको, खारा युक्त चट्टान जो है उसमें अगर जल का प्रवेश होता है तो परिणाम स्वरूप जो चट्टान दिखेगा है ना, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर अपखंडित होगा। तो यह इस प्रकार से देखते हैं कि धरातल में जो मौजूद जो अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, दोनों बल जो है पूरी तरह से टूट पड़ती हैं भू आकृतिक प्रक्रिया, मतलब भू आकृति जो भी स्थलाकृति है उसको पूरी तरह से क्या करने के लिए, समतल करने के लिए। इसी जो प्रक्रियाओं को ही हम बोल सकते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो भू आकृतिक क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, जो स्थल रूप है उसका ही हम अध्ययन करते हैं। जो स्थल में जो हमको रूप दिख रहा है, मतलब स्थल का जो रूप है, जैसे पर्वत दिख रहा है, पठार दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, इसका ही लगातार क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, अनाच्छादन हो रहा है। किसके कारण, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल के कारण। और ये जो दोनों इफेक्ट कर रहे हैं उस स्थलाकृति को, उसी प्रक्रियाओं को हम इस अध्याय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आगे हम शुरू कर देंगे नदी अपर्दन, हिमानी अपर्दन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन को समझने का प्रयास करते हैं। अनाच्छादन है क्या, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, अनाच्छादन को समझाइए। तो अनाच्छादन का लैटिन भाषा में डेनुडेयर है, अनावृत करना, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है अनावृत करना, है ना, अनावृत करना। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनाच्छादन है क्या, कि धरातल में जो मौजूद स्थलाकृति जो है या चट्टान जो है उसका अपर्दन होना या अपक्षय होना अनाच्छादन कहलाता है। याद रखिए, चट्टानों का जो फूटना और बिखरना और बाकायदा नदी या हिमानी के जरिए, वायुओं के जरिए उस कण को बहा ले जाना, उड़ा ले जाना, घिसा ले जाना, तो ये सब अनाच्छादन में समाहित है। तो अनाच्छादन में एक विस्तृत अवधारणा है। अनाच्छादन एक विस्तृत अवधारणा है। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय को देख लेते हैं। अपक्षय को, है ना, अपक्षय के संबंध में स्पार्क ने यह परिभाषित किया है कि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन होने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। स्पार्क ने बोला है, ये कोटेशन भी अच्छा है। इसमें 2 वर्ड यूज किया, विघटन और वियोजन। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना और बिखरना क्या कहलाएगा, विघटन कहलाएगा, है ना। और वियोजन में क्या कहलाएगा, वियोजन में भी यही क्रिया होगी, मगर उसमें जो चट्टान का जो संरचना है ना, संरचना जैसे बोल सकते हैं कि चट्टान अगर लोह युक्त अधिक है या चट्टान कार्बनीकरण वाला है, चूना युक्त अधिक है, तो वियोजन होगा जो रासायनिक क्रियाओं के जरिए वह क्या होगा, आंतरिक रूप से टूट फूट जाएगा, तो वियोजन कहलाता है। तो विघटन में देखते हैं कि विघटन एक प्रकार का आंतरिक क्रिया है और वियोजन जो है वह रासायनिक क्रिया है। तो उसको हम आगे भी समझ लेते हैं। भाई अपक्षय है क्या, साधारण शब्दों में अपक्षय में होता ये है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना और बिखरना, है ना, अपक्षय कहलाता है। जी हाँ, अपक्षय में चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना और बिखरना अपक्षय कहलाता है, जिसमें दूसरी गतिविधियां संचालित नहीं होती, है ना। तो इसमें और दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। तो कुल मिला के अपक्षय 3 प्रकार के हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक देखते हैं, सूर्य ताप। इंसोलेशन में होता है कि जो सूर्य की जो उष्मा है वह चट्टान पर दिन प्रतिदिन पड़ती है। मतलब हम देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चट्टान है वह 12 घंटे सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से उसका प्रसार हो जाता है, मगर रात में क्या होता है, ठंडकता के कारण उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। इस प्रकार से चट्टान में दिन में प्रसार और रात में संकुचन के परिणाम स्वरूप चट्टानों का विखंडन होता है। तो ये इंसोलेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि चट्टान का एक खंडीय
विखंडन होता है वो कर्णी विखंडन होता है। खंडी विखंडन में होता है कि चट्टान का जो पार्ट्स है, चट्टान का जो अवशेष है वो बड़े बड़े भागों में अपखंडित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं खंडी विघटन। कर्णी में क्या होता है, ये जो खंड है मतलब जो बड़े जो चट्टानों के भाग है वो छोटे छोटे महीन कण में विखंडित हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कर्णी विखंडन। हम देखें पाला या तुषार या फ्रोस्ट देख सकते हैं। पाला तुषार में होता ये है कि कोई चट्टान है, उसका जो छिद्र में अगर जल की मात्रा है, जल भरा हुआ है उसमें, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, रात को पाला पड़ जाता है। पाला पड़ने से क्या हो जाता है कि वो जो जल है वह जम जाता है, बर्फ बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका क्या होता है, घनत्व में विस्तार होता है। घनत्व विस्तार होगा, आकार बढ़ेगा, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, चट्टान विघटित होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर पाला और तुषार में भी देखने को मिलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार से अगर तप्त कांच पर, है ना, अगर हम पानी की छींटे मारे तो चटक जाएगा और टूट फूट जाएगा। तो उसी प्रकार से चट्टान भी होती है। चट्टान में अगर हम देखें कि वो दिन भर जो दिन की जो गर्मी है, सूर्य का जो प्रकाश से वो गर्म हो जाता है, अचानक वहाँ पर बारिश होता है, वर्षा होता है, तो परिणाम से चट्टान भी क्या होगा, विखंडित हो जाएगा। हम देखें कि दाब मुक्ति के अंदर देखते हैं कि जो चट्टान है उसके ऊपर जो चट्टान अवस्थित है उसका पहले क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। अगर हम बोले कि एक चट्टान है उसके ऊपर अगर कार्बनिकरण मतलब वो कार्बन युक्त या चूना युक्त चट्टान है तो वो बहुत पहले अपर्दित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, नीचे का जो चट्टान है उस, है ना, उसका जो दाब जो मिल रहा था उससे वो मुक्त हो जाएगा। परिणाम उसका क्या होगा, प्रसार होगा। प्रसार होने के जरिए वो क्या होगा, विखंडित हो जाएगा अपने स्थान पर। पवन है, पवन भी क्या करती है, पवन अपने साथ धूल कर उठा के लेके जाती है और वह क्या करती है, चट्टानों पर दे मारती है ना। चट्टान क्या करती है, वहाँ पर चट्टान से वो विखंडित हो जाती है। चट्टान जो विखंडित हो जाती है, हम जल को भी देख सकते हैं। वर्षा के जल में ये देख सकते हैं कि चट्टान जो दिन भर की गर्मी या तप्त है, अचानक उसमें वर्षा हो जाती है वहाँ पर, तो चट्टानें विखंडित हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इस प्रकार के भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत ये 5 आते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत देखते हैं विलयन के अंतर्गत देखा चट्टान है और यह सेल खड़ी से युक्त चट्टान है, तो जैसे ही वो जल के संपर्क में आता है घुल जाता है, तो ये विलयन होगा। दूसरा जलयोजन में देखा गया है कि जलयोजन के अंतर्गत देखा कि खनिज युक्त जो चट्टान है वह जल के संपर्क में आने से फूल जाती है। फूलने के करिए क्या होता है, चट्टान का प्रसार होता है, परिणाम स्वरूप वह क्षीण हो जाता है और टूटने फूटने लगता है। हम देखते हैं ऑक्सीकरण में देखते हैं कि अगर जो जल में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, लोह युक्त चट्टान को अपर्दित कर देगा, लोह युक्त चट्टान को पीला या लाल कर देगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसका क्षीण होगा, मतलब चट्टान कमजोर हो जाएगी और अपर्दित हो जाएगी। हम देखें अगला कार्बनीकरण में हम देखते हैं कि जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल जाती है। कैसे, वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ भी घुल जाती है और घुलकर अगर चूना युक्त चट्टान की ओर जाती है तो वहाँ चूना युक्त चट्टान बहुत अधिक उससे अभिक्रिया करेगा और परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्बनीकरण के जरिए वो चट्टान क्षीण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि अपने स्थान पर टूट फूट जाएगा। तो ये रासायनिक अपक्षय है, विलयन, जलयोजन, ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण। तो इस प्रकार से हमने अपक्षय को जाना। अपक्षय में देखा गया कि दोनों भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय में क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास किया गया कि भौतिक अपक्षय में देखें कि यांत्रिकीकरण होता है और इसमें रासायनिकीकरण के कारण ऐसा होता है। हम देखें अगला जैविक अपक्षय में देखते हैं कि जो चूहा है या जो पशु पक्षी हैं वो भी लगातार क्या करते हैं, चट्टानों को अपर्दित करते हैं, है ना। हम देख सकते हैं अगला अपर्दन को देखते हैं, इरोजन के रूप में देखते हैं। तो अपर्दन क्या होता है, धरातल में जो स्थलाकृति जो होती है ये अपर्दित होती है, किसी नदियों के जरिए, हिमानी के जरिए, वायु के जरिए, है ना, समुद्री लहरों के जरिए ये अपर्दित होती है। तो यहाँ पर देखते हैं परिवहन, नदी प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती हैं, परिवहन के कारण। परिवहन हो गया, भार हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण कारण हो गया। तो परिवहन में हम देखते हैं कि परिवहन, यहाँ पर मिट्टी क्या है, तो यहाँ पर सामान्य शब्दों में देख सकते हैं कि चट्टानों के जो चूर्ण है या जीवाश्म के जो अवशेष जो है, सड़े गले जो अवशेष है, ये बनकर क्या बनते हैं, मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। हजारों वर्ष लगते हैं मिट्टी का रूप धारण करने के लिए। मृदा में हम देखने का प्रयास करते हैं कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। तो पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी में मृदा के अध्ययन से संबंधित जो विषय होते हैं, हम मृदा संबंधी जो भी अध्ययन का जो विषय है वो पेडोलॉजी में आता है। हम पेडोलॉजी के अनुसार मृदा या सॉइल की परिभाषा को देखते हैं। मिट्टी भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है।
जी हाँ, भू पर पतली परत के रूप में पाई जाएगी, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के सड़े गले अंश, जीव जंतु जल गैस का मिश्रण को कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मृदा क्या है, चट्टानों से बना है, जीवाश्म से बना है, जीवों के अंश से बना हुआ है, जल से बना है, गैस से बना। तो इस प्रकार से जो संयुक्त मिश्रण जो है वह क्या करता है, धरातल के ऊपरी परत का निर्माण करता है, जिसको हम मृदा कहते हैं, जिसको बनने में काफ़ी हजारों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो मृदा के बाद हम देखते हैं कि मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। मृदा निर्माण के अंतर्गत 5 कारक आते हैं। तो पहला आता है सेल। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, सेल, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। तो मृदा निर्माण के कारक जो हैं, सेल चट्टान है, चट्टान से ही मृदा बनती है, चट्टान के जो महीन कण का क्षय अपरदन हो जाता है उससे बनती है। दूसरा देखें स्थलाकृति। स्थलाकृति के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो पर्वत पठार मैदान उसका लगातार अपक्षय हो रहा है, अपरदन हो रहा है, तो इससे ही मिट्टी बनती है। जलवायु के अनुसार भी होता है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु वहाँ पर तेज गति से क्या बनेगी, मिट्टी का होगा, क्योंकि वहाँ पर तेज गर्मी है, ह्यूमस की प्राप्ति हो रही है, वनस्पति है, तो वहाँ पर जीवों का अंश अधिक है। तो वहाँ पर हम अधिक से अधिक देखते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर मृदा की जो स्पीड होगी मृदा बनने की वो अधिक होगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होगी, मगर ध्रुवीय क्षेत्र में अपेक्षित कम होगा। हम देखें जैविक क्रियाएं। जैविक क्रिया के अंतर्गत देखते हैं कि जो भी जैविक क्रियाएं जो जीव जंतु के जीवाश्म से बनती है मिट्टी, तो वो भी एक प्रकार का इसके अंतर्गत आएगा। उस समय काफ़ी अधिक लगेगा मृदा बनने के लिए, मिट्टी बनने के लिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रिया का जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं नदी अपरदन का। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, क्लास 11 का जो टॉपिक है यूनिट 3 का, जी हाँ, लेट फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, ये जो टॉपिक काफी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफी अधिक रोचक भी है।